Hello friends, I hope you all are doing good. Today I'm going to teach you about inductance and self-inductance. मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन तीन टर्म्स के बीच का डिफरेंस बताना चाहती हूँ. देखिए, फर्स्ट टर्म है हमारे पास इंडक्टर. इंडक्टर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस. इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, इफ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इसके थ्रू एंड द करंट चेंजेस थ्रू इट, then it stores magnetic energy. बेसिकली इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं और इस इंडक्टर के थ्रू अगर करंट चेंज हो रहा है तो ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है मैग्नेटिक एनर्जी को. हमने सिमिलरली कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था इन लास्ट चैप्टर्स. उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम प्लेस करते हैं तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है. उसी को कंपैरिजन करके समझिए कि इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है, आई रिपीट, इट इज़ अ डिवाइस जो अपने अंदर स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी को. आगे चलते हैं इंडक्टेंस पे. इंडक्टेंस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी. इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है. हमने कैपेसिटर में क्या पढ़ा था? कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था जिसका सिंबल था C. ऐसे यहाँ पर क्या रहेगा? इंडक्टर के केस में इंडक्टेंस, इट इज़ अ प्रॉपर्टी. एंड थर्ड रहता है हमारे पास सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. बेसिकली ये क्या होते हैं? दे आर फिनोमिना. इट इज अ फिनोमिनन. ये एक फिनोमिना होता है. ठीक है, तो हमारे पास इंडक्टर एक डिवाइस था, इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी थी और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस एक फिनोमिना होता है. अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे अबाउट इंडक्टेंस. देखिए, मैंने आपको लास्ट पार्ट्स में क्या पढ़ाया था कि अगर किसी भी सर्किट में फ्लक्स चेंज होता है तो सर्किट में करंट इंड्यूस होता है जिसको हम बोलते थे इंड्यूस्ड करंट. एंड उसी सर्किट में एक ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होता था जिसको हम बोलते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ये फ्लक्स चेंज होने के दो तरीके हैं हमारे पास. देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड. सबसे पहले हम ये वाला सर्किट समझते हैं. मेरे पास एक कॉइल दिया गया है यहाँ पर. दिस टाइप ऑफ कॉइल इज आइसोलेटेड कॉइल. आइसोलेटेड से मेरा मतलब क्या है कि इस कॉइल के आसपास अभी कोई भी और कॉइल नहीं बढ़ा हुआ. इस कॉइल को आप सोलेनॉइड के तरीके से भी समझ सकते हैं. सोलेनॉइड की कंस्ट्रक्शन में हमने यही देखा था, इस टाइप का कॉइल होता है. इस कॉइल के साथ एक बैटरी लगी है V एंड इसके साथ एक स्विच है S. जब मैं इस स्विच को क्लोज करती हूँ तो इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो होगा एंड जब भी करंट फ्लो होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. हमने ये पढ़ रखा है ऑस्टर्ज एक्सपेरिमेंट में जिसने बोला था कि जब भी करंट फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टर तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. तो ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. मीन्स अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमारे पास फ्लक्स भी चेंज होगी क्योंकि फ्लक्स होता है BA cos थीटा. अगर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है और इसी फ्लक्स के कारण इस सर्किट में एक करंट इंड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. एंड इस फिनोमिना को जिसमें एक ही सर्किट में हमने फ्लक्स को चेंज किया और उसी सर्किट में हमें इंड्यूस्ड करंट मिला तो इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? दिस सर्किट is used to study about self induction.
सेल्फ इंडक्शन से मतलब क्या है कि इसी सर्किट में फ्लक्स चेंज हुआ और इसी सर्किट में ही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। अब चलिए सेकेंड सर्किट की तरफ। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल्स पड़े हैं, म्यूचुअली इफेक्ट पड़ने वाले हैं हम इसका। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि म्यूचुअल का क्या मतलब रहेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये सर्किट है, अगर इसमें से मैं करंट को चेंज करूंगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगी, और जो ये फ्लक्स है वो इस सर्किट के साथ लिंक्ड है। आप देख सकते हैं ये बहुत नज़दीक पड़े हैं। अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, और अगर इसमें हमने आई को चेंज किया है और हम इस सर्किट में फ्लक्स का इफेक्ट स्टडी करें, ड्यू टू विच इस सर्किट में एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस। क्यों? बिकॉज करंट यहाँ पे इंड्यूस हुआ है और हमने फ्लक्स का इफेक्ट इस सर्किट में देखा है। वाइस वर्सा भी हो सकता है ये, मतलब अगर करंट इसमें चेंज किया जाए और हमें इफेक्ट इसमें स्टडी किया जाए तो हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए दोनों सर्किट्स में कॉमन क्या है, जब भी हम करंट को चेंज कर रहे हैं तभी फ्लक्स चेंज हो रहा है, मींस फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन आई। फ्लक्स जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये करंट कौन सा है, जो करंट चेंज हो रहा है। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाती हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। अब दो प्रोसेसेस हैं तो दोनों में इंडक्टेंस का सिंबल अलग अलग रहेगा। इसमें देख लेते हैं, जब इसमें फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू एल आई। एल हेयर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पर भी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, करंट चेंज हो रहा था तभी मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी फाई इज इक्वल्स टू एम इंटू आई, एंड एम यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए जो ये वाला फॉर्मूला है दैट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये किसके लिए वैलिड है, अगर मेरे पास एक टर्न हो कॉइल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी टर्न्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगी इसको इन जनरल, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगी, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड एन फाई इज इक्वल्स टू एम आई। आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे अबाउट सेल्फ इंडक्शन, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम पढ़ते हैं अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को समझने के लिए आपको ये सर्किट समझना ज़रूरी है। देखिए इसमें एक इंडक्टर दिया गया है, दिस इज नोन एज इंडक्टर, और आप बोल सकते हैं कॉइल, राइट। एंड हमें दिया गया है एक बैटरी, एंड दिस इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर से मेरा मतलब क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। देखिए जब मैं इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करूंगी तो अगर R वेरी हो रहा है तो I भी चेंज होगा। क्यों? बिकॉज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल्स टू आई आर, I इज इक्वल्स टू V बाई R। तो अगर मैं R को चेंज करूंगी तो I भी चेंज होगा, लाइक दिस। और अगर I चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, बिकॉज हमने ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगी, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज हो रहा है, और इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास इस सर्किट में प्रोड्यूस होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड इसका एक्सप्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है
EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ये हमने पढ़ा था इन चैप्टर 6 पार्ट 2 दैट EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, देखिए फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा था, चेंज इन करंट की वजह से, मीन्स फ्लक्स डिपेंडेंट था करंट पे। एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था L विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। तो इस फ्लक्स की वैल्यू को मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगी उस फॉर्मूला में, तो मेरे पास आ जाएगा EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी एल आई। फ्लक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, L इंटू आई। मैंने फ्लक्स की वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट किया। देखिए अब मेरे पास EMF की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। This is the induced EMF, or you can say that this is the self-induced EMF. Self-induced EMF. अब बात कर लेते हैं इस L के यूनिट्स की। L के यूनिट्स क्या रहेंगे, देखिए L को हम लिख सकते हैं फाई बाई आई। फ्लक्स के यूनिट्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। फ्लक्स के यूनिट्स होते हैं वेबर, फ्लक्स के यूनिट्स होते हैं वेबर। एंड करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर्स, तो वेबर बाय एम्पियर्स। तो एल के यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, हेनरी। अब ये हेनरी कहाँ से आ गया हमारे पास, हमने चैप्टर 6 पार्ट 1 में पढ़ा था अबाउट फैराडेज एक्सपेरिमेंट, एंड उसके साथ एक और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, हिज नेम वाज जोसेफ हेनरी। तो उसी साइंटिस्ट के नाम पर इसके यूनिट्स पढ़े, दैट इज हेनरी। एंड आप याद रखेंगे एल इज अ कांस्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। आपको जो फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं वो है EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये हमने यूज किया है फैराडेज के लॉ से। एंड हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का, दैट इज EMF इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 1 हेनरी। 1 हेनरी क्या होगा, देखिए जब I की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए तो फाई इज इक्वल्स टू L हो जाएगा। If I is equals to 1, then phi is equals to L, means when current flowing through this circuit is 1 amperes, then at that time 1 Henry is equals to the change in flux produced in this circuit. So आप define कर सकते हैं 1 Henry को in this way. This is important. Sometimes आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं define 1 Henry. अब हम आगे डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अब हम स्टडी करेंगे सेल्फ इंडक्शन इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सपोज ये कोई बहुत लंबा सा सोलेनॉइड दिया गया है हमारे पास, एंड इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मैंने आपको फाइंड करवाया था जिस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट सोलेनॉइड। अगर आपको नहीं याद है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगी, सोलेनॉइड वाली वीडियो का, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था उसमें आया था B इनसाइड वाज म्यू नॉट N इंटू आई, जहाँ पे N था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो कहाँ पे आई थी, इनसाइड दिस सोलेनॉइड। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 रहती थी इन सोलेनॉइड, ये हमने सब फाइंड कर रखा है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड प्रोसीजर इनिशियली वैसे ही रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वजह से करंट चेंज होगा, करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस सोलेनॉइड की है वो चेंज होगी, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। देखिए आपको कैसे याद रखना है, R चेंज होगा, R की वजह से करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट विल चेंज, एंड इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेरे पास फ्लक्स चेंज होगी, एंड इस फ्लक्स चेंज की वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड EMF। देखिए
अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं फ्लक्स का। फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। अगर मैं बात करूं कि इस कॉइल में n टर्न्स हैं, कितनी टर्न्स हैं? कैपिटल N, तो इसकी फ्लक्स हो जाएगी फ्लक्स इज इक्वल्स टू n इंटू बी इंटू ए। ये है फॉर 1 टर्न, n इंटू बी इंटू ए फॉर n टर्न्स, राइट। अब इस फ्लक्स की वैल्यू में आप सब्सटीट्यूट करेंगे b की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n इंटू आई। सब्सटीट्यूट करिए, देखिए n यही रहा, b की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया म्यू नॉट n। अब n की जगह मैं ये सब्सटीट्यूट कर दूं सीधा ही, दैट इज कैपिटल N बाय L, तो म्यू नॉट n बाय L इंटू आई इंटू ए। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय L इंटू आई। सिंपली रीअरेंज किया है मैंने इस एक्सप्रेशन को। चलिए यहाँ पे देखिए फाई इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट में कौन सी टर्म्स आएंगी? म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय L। देखिए अब ये जो सारी टर्म्स हैं दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय L। ये सारी टर्म्स ध्यान से देखकर बताइए, ये सारी टर्म्स क्या कांस्टेंट है? माय क्वेश्चन इज, क्या ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है? द आंसर इज येस, बिकॉज म्यू नॉट भी कांस्टेंट है। म्यू नॉट बेसिकली क्या होता है, देखिए अभी तो यहाँ पर जो ये वायर को मैंने वाउंड किया हुआ है, सिंपली मैंने इसको गोल गोल घुमा रखा है, किसी मटेरियल के ऊपर इसको मैंने वाउंड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए परमिटिविटी क्या यूज़ की गई है? म्यू नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। एंड n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मैंने एक बार आपको अगर बता दिया कि इसमें 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो वो 10 ही रहेंगी। एरिया इसका कांस्टेंट रहेगा, इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। और आप यहां से देखेंगे आपके पास एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू आई। एंड ये कांस्टेंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी पढ़ाया है। क्या था वो कांस्टेंट इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन? इट वाज कैपिटल L, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे फाई इज इक्वल्स टू Li के साथ, तो यहाँ से मेरे पास L किसके इक्वल आ जाएगा? इस कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो जो ये वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय L, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट। सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट। अब अगर आपको दिया जाए कि इस वायर को वाउंड किया गया है किसी मटेरियल पे और उसकी परमेबिलिटी है म्यू, तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए L इज इक्वल्स टू म्यू n स्क्वायर a बाय L। उस केस में ये म्यू नॉट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। एंड हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी का, विच वॉज म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू नॉट। यहाँ से आप म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो फाइनल एक्सप्रेशन उसके केस में मेरे पास क्या बन जाएगा? L का L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर n स्क्वायर a बाय L। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए L की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर a बाय L। आप देख सकते हैं ये जो L की वैल्यू आ रही है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है, ये डिपेंड नहीं कर रही है ऑन फाई एंड ये डिपेंड नहीं कर रही है ऑन आई। It is independent of change in magnetic flux and it is independent of change in current. ये किस पे डिपेंड करती है? It depends upon mu naught mu r, that is it depends upon material property। ये म्यू नॉट म्यू आर ये सब क्या होते हैं? मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ म्यू नॉट होता तो हमें पता चलता मटेरियल क्या है, एयर या वैक्यूम है। अगर म्यू है उसकी कुछ वैल्यू है तो हमें पता चलेगा मटेरियल क्या है। उसके हिसाब से हमारे पास जो एल है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे।
L डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ दिस कॉइल, दैट इज A एंड L. इसकी कितनी लेंथ है उस पे डिपेंड कर रहा है, इसका कितना एरिया है उस पे डिपेंड कर रहा है, एंड N इस कॉइल में कितनी टर्न्स हैं उस पे डिपेंड कर रहा है. तो मैं बोलना चाहती हूँ L इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स and change in current, but it is dependent upon material and is dependent upon number of turns and its dimensions. Similarly आप याद कीजिए जब मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया था उस केस में आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था, दैट इज Q is equals to CV. एक्चुअल में क्या था, Q was proportional to V. इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था C, दैट was known as कैपेसिटेंस. वहाँ पे भी मैंने आपको यही बताया था कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस. वहाँ पर भी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता था, मटेरियल पे डिपेंड करता था, उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता था. सिमिलरली यहाँ पर जो L है वो भी डिपेंड कर रहा है ऑन मटेरियल, इट्स डायमेंशंस एंड नंबर ऑफ टर्न्स. अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर. देखिए अब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर क्यों हो रही है इंडक्टर में, हमने फाइंड किया था EMF इंड्यूस्ड हो रही है. ये एक्सप्रेशन आया था EMF का, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का. आप इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बैक EMF. बैक EMF इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके आगे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है टू द चेंज इन करंट की, तो इसको हम बोलते हैं बैक EMF. तो इस बैक EMF के ऑपोजिट हमें एक वर्क करना पड़ेगा टू इस्टेब्लिश द करंट. उस वर्क डन का हम फॉर्मूला निकालेंगे. सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई. V यहाँ पे क्या रहता है, EMF रहता है, एंड पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल्स टू EMF बाय आई. अगर स्मॉल अमाउंट का वर्क डन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ वर्क डन dW बाय dt इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इनटू करंट. अब मैग्नीट्यूड ऑफ EMF कौन सा सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, ये वाला. इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए L इंटू DI बाई DT. इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चेंज इन वर्क डन, बेसिकली ये जो चेंज इन वर्क डन है इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर. यही हमने फाइंड करना है. तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा L ये वाला I DI बाई DT. दिस L इंटू DI बाई DT की वैल्यू मैंने कौन सी सब्स्टिट्यूट करी है, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF की. ये करंट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था लाइक दिस. अब आप देख सकते हैं दोनों साइड में से DT बाई DT कट जाएगा, तो मेरे पास नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म. DT से DT तो हमारे पास कट ही चुका है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन में LI DI. अब आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल क्या है, करंट, दैट इज DI. अब इसकी लिमिट्स क्या रहेंगी, इनिशियली जब मेरे पास स्विच ऑफ था सर्किट में तो उस टाइम कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो लीस्ट लिमिट क्या रहेगी, 0. एंड मैक्सिमम करंट कितना बढ़ सकता है, I तक, तो मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी, I. यहाँ से आपके पास वर्क डन इज इक्वल्स टू L इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू I इंटू DI. सिंपल इंटीग्रेशन है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा L I स्क्वायर बाई 2. सो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, दैट इज 1/2 LI स्क्वायर. एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन अ इंडक्टर. जब इसको आप रिलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. यहाँ पर m यूज हो रहा है और इस फॉर्मूला में L यूज हो रहा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि m यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, L बन जाएगा. L यहाँ पे क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. I इज बेसिकली करंट चेंजिंग एंड W यहाँ पर क्या है, वर्क डन.
और आप बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स और इंडक्टर्स। इसमें मेरे पास कंडीशन क्या है, K इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कपलिंग कोफिशिएंट इस टाइम पे 0 है। अब ये कपलिंग कोफिशिएंट आपके लिए एक न्यू टर्म है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में दूंगी इन नेक्स्ट वीडियो। अभी आप इतना याद रखिए कि यहाँ पर जो कपलिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। सबसे पहले मैं दो इंडक्टर्स को लगाती हूँ इन सीरीज, आप बोल सकते हैं कॉइल्स या इंडक्टर्स। सपोज मैं पहला केस कंसिडर कर रही हूं इन सीरीज का। टोटल EMF अक्रॉस दीज टू कंडक्टर्स इज इक्वल्स टू ए, और हर एक कंडक्टर के अक्रॉस जो EMF होगी वो होगी, इसके अक्रॉस होगी E1 एंड इसके अक्रॉस होगी E2। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट फ्लोइंग सेम रहता है, बट जो पोटेंशियल होती है वो डिवाइड हो जाती है। EMF यहाँ पे क्या है, बेसिकली पोटेंशियल ही है। देखिए अब यहाँ से अगर कोई भी नीचे सपोज यहाँ पे कोई भी सर्किट लगा है लाइक दिस, इमेजिनरी है, मैं अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ से कोई करंट निकला होगा और ये करंट यहाँ पर गया, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए, मीन्स इन दोनों इंडक्टर्स में से सेम करंट फ्लो होगा, बट इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके अक्रॉस वो क्या है, डिफरेंट है, दैट इज E1 एंड इसके अक्रॉस है E2। तो आप टोटल EMF को लिख सकते हैं E1 प्लस E2, एंड आपको EMF की वैल्यू पता है यूजिंग फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन, मैंने अभी फाइंड करवाई थी, EMF इज इक्वल्स टू -L di/dt। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रही हूँ तो मैं इस नेगेटिव साइन को हटा दूंगी, तो आपके पास EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, L di/dt। अब देखिए सपोज ये L1 था और ये L2 था, इंडक्टर्स थे ये दोनों। तो यहाँ पर जब मैं E में सब्सटीट्यूट करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, इसको L di/dt इज इक्वल्स टू, जब EMF 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसको लिखेंगे L1 di/dt। अब यहाँ पर भी di/dt ही क्यों लिया है, बिकॉज करंट फ्लोइंग इज सेम, प्लस इसमें जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L2 di/dt। यहाँ से आप देख सकते हैं di/dt दोनों तरफ कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। कंडीशन K इज इक्वल्स टू 0, दैट इज कपलिंग कोफिशिएंट अगर 0 है तो हमारे पास इस टाइप के सर्किट की टोटल इंडक्टेंस L क्या आ जाएगी, L1 प्लस L2। अब हम सेकेंड केस फाइंड करेंगे पैरेलल। देखिए अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रही हूँ, सपोज ये L1 था और ये L2 था, एंड इन दोनों इंडक्टर्स के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो EMF होगा वो सेम रहेगा, बिकॉज हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं रहता, बट जो पोटेंशियल है वो सेम रहती है। सपोज यहाँ से कोई करंट आया I, ये डिवाइड हो जाएगा I1 में एंड I2 में, एंड अल्टीमेटली बैटरी में से जितना करंट निकला है या सेल में से जितना करंट निकला है उतना ही सेल को वापस मिल जाएगा। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि किसी भी सेल में से अगर हम I अमाउंट का करंट निकाल रहे हैं तो पूरे सर्किट में ट्रेवल होने के बाद जो उस सेल में करंट वापस आएगा वो क्या आएगा, I। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये एक्सप्रेशन आप लिखेंगे बिकॉज टोटल करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा di/dt इज इक्वल्स टू di1/dt प्लस di2/dt। अब आप इसमें यूज करेंगे एक्सप्रेशन कौन सा, ये वाला। देखिए आप di/dt को क्या लिख सकते हैं, EMF डिवाइडेड बाय L। अब EMF क्या है, सारे कॉइल्स में सेम है, फर्स्ट में भी एंड सेकंड में भी, तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए di/dt को आप लिख देंगे E डिवाइडेड बाय L
एंड di1/dt को आप लिखेंगे E डिवाइडेड बाई L1 एंड di2/dt को आप लिखेंगे E डिवाइडेड बाई L2। अब मैंने सारी साइड E क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल सेम रहता है इन केस ऑफ पैरेलल। अब आप देखिए E से E कट जाएगा तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 फॉर द केस व्हेन K इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर कपलिंग कोफिशिएंट 0 है तो मेरे पास टोटल इंडक्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल क्या आ जाएगी 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज IVIS एजुकेशन।